ओके, तो आप लोगों का जो कल पेपर हुआ था, दो पेपर थे, एक मेंस का एक एडवांस का। तो बच्चे कुछ बोल रहे हैं अभी ओसी टफ था, एडवांस का इजी था। ठीक है, कुछ इजी कुछ टफ ऐसा मिक्स आते रहेगा। देखिए, कभी आपको इजी पेपर मिलेगा, कभी टफ मिलेगा, तो ये तो चलते रहेगा, है ना। यस। अब आप लोगों को अगर कुछ करेक्शंस लगते हैं तो पहले तो वो भेज दीजिए। मेरे पास एक दो बच्चों के कुछ करेक्शंस आए थे, उसके अलावा अगर किसी को कुछ लग रहा है तो आप वो देख लीजिएगा, है ना। दो करेक्शन वैभव बोल रहा है। कौन से? सिली एरर बहुत सारी हो गई, कोई बात नहीं। अब वो सिली एरर्स कर बचाना ही है, मतलब इन पेपर्स को कर करके आपको यही तो आदत डालना है अपने आपको कि आप सिली एरर्स ना करो, है ना। फिर मेरे पास कुछ बोला है, सर आप प्लीज वो सब ग्रुप पर डाल दीजिएगा। ठीक है। वैभव बोल रहा है पेपर 1 में सेक्शन 1 का क्वेश्चन 9 और पेपर 2 में सेक्शन 3 का क्वेश्चन 4। तो आप ये मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, है ना। हाँ, आप लोग व्हाट्सएप पे भेज देना जो भी आपको करेक्शंस वगैरह लग रहे हैं, जैसे वैभव ने बोला भेज देगा। यस, क्वेश्चन सारे बन गए, लेकिन लेकिन क्या निकुंज? अच्छा, सिली मिस्टेक्स हो गई। रिवीजन क्लास के एक दिन पहले बता दिया करो किसका है। रिवीजन क्लास तो अपन ने बात करी थी ना हमेशा। अच्छा, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, वो क्लास सर की लगी थी, पर सर आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले थे तो उन्होंने कुछ बोल दिया था, पर शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाई, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई थी वो। तो थोड़ा उसका हम ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। चलो, तो अब अगले टेस्ट में जो रिवीजन में आएगा आपका, वो अब सैटरडे को होने वाला है आपका, ये ध्यान रखिएगा। और आप अपना शेड्यूल देख लीजिए। और जो नेक्स्ट टेस्ट में है, 3 सैटरडे मिलेंगे अपन को, तो 3 रिवीजन क्लासेस अपन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब अपना एमईसी चैप्टर आज अपन आगे बढ़ाते हैं। और पेपर की बात मैंने आपको बता दी है कि आप लोग अच्छे से चेक कर लो पेपर, अच्छे से क्वेश्चन वापस सॉल्व कर लो। वेडनेसडे को अपन डिस्कस करेंगे पेपर, और वेडनेसडे तक जो कुछ भी आपके डाउट्स बचे कुछ रहेंगे। और अब एमईसी को अच्छे से स्टार्ट कर दो। बिगिनर बॉक्स 1, बिगिनर बॉक्स 2, ये दोनों आपके होमवर्क में थे, है ना। सैटरडे को क्लास किसकी होगी वो मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, अभी तो कमल सर की है। सर वो एसआरजी वाला ही, मतलब बहुत टफ। अच्छा, हाँ उस वीक एसआरजी की। अच्छा ठीक है, आज करेंगे बीबी 1 बीबी 2 एमईसी के। ठीक है, तो आज आप कंप्लीट कर लीजिए बीबी 1 बीबी 2, कल अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कल बिगिनर बॉक्स 1 या वेडनेसडे को कर लेंगे, देखेंगे जैसा भी कल अगर समय रहेगा। हम आज जो स्टार्ट करेंगे कल पहले उसे कंप्लीट करेंगे, और अगर समय बचता है तो कल बिगिनर बॉक्सेस डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज वेडनेसडे को जो टाइम है अपना। ठीक है, चलो। फ्राइडे की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। यस, मैं आज कर देता हूँ सारी चीजें। ये बीबी 1 क्वेश्चन 9 एंड 1 सब बीबी बिगिनर बॉक्स अपन कल या परसों डिस्कस कर रहे हैं, अपन ने अभी जस्ट बात करी। ठीक है, चलो। तो हम देखते हैं अभी। हाँ, सर से मेरी कुछ बात तो हो रही है, देखते हैं अभी सर क्या बोलते हैं। चलो, तो अपन अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एमईसी में हमने स्टार्ट करा था, करंट गेटिंग वायर की फील्ड्स वगैरह ये सब हमने फाइंड करी थी। तो हम क्या क्या कर चुके हैं अभी तक? हम बायो सेवर्ट्स लॉ का यूज करना सीखे हैं। बायो सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन हमने देखा है कि हम करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। स्ट्रेट वायर की फील्ड निकाली थी अपन ने, आर्क की फील्ड निकाली थी, लूप के सेंटर पे उसकी फील्ड निकाली थी। फिर हमने कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करे थे। एक अच्छी थिक प्लेट जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। फिर हमने उस प्लेट को कर्व कर दिया था, उसको एक पाइप जैसा बना दिया था, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी निकाली। तो सोलोनॉइड भी पढ़ी थी हमने, सोलोनॉइड के एक्सिस पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। तो ये सारी चीज अपन कर चुके हैं। ठीक है, ओके। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एम्पेयर सर्किट लॉ, बट उससे पहले एक बार कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स का मुझे ना आपको लाइंस कैसी होती है वो बताना है। तो वो वहां से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, हमने स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड कैसी होती है पढ़ा था, याद है आपको। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले तो उसके आसपास सर्कुलर लूप जैसी फील्ड लाइन बनती है, ये अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है हमने पढ़ा था। अब हम लूप के एक्सिस से फील्ड कैसी होती है, थोड़ा लूप की मैग्नेटिक फील्ड भी देख लेते हैं, सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी देख लेते हैं। मान लो हमारे पास करंट लूप है विच इज कैरिंग सम करंट। ठीक है, विच इज कैरिंग सम करंट। तो इसके एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो पढ़ा था, अब इसकी फील्ड लाइन कैसी होती है वो भी ड्रॉ कर देते हैं। दिस लूप रिजेंबल्स टू अ बायर मैग्नेट। लूप और बायर मैग्नेट बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कुछ इस तरह की होती है।
वायर के एकदम कॉर्नर पे जाएंगे तो ड्यू टू वायर मैग्नेटिक फील्ड जैसे सर्कुलर लूप जैसा दिखने लगेगी हमको, लाइक दिस। और बाकी बार मैग्नेट के जैसे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास होती है एक सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप में जो करंट होता है राइट हैंड के फिंगर्स को उसके अलोंग घुमाओ तो थंब की डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। तो जो मैंने लूप बनाया है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ आ रही है और पूरे एक्सिस पे सेम डायरेक्शन में होती है। चाहे एक्सिस पे आप आगे देखो चाहे पीछे देखो, लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही तरफ डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, तो ये वाली गलती नहीं करना है। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन मैंने शायद दिया था उसमें आपने मिस्टेक करी थी, है ना। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन का ध्यान रखना है। चलो, तो ये जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए फील्ड लाइंस ऑफ अ सर्कुलर लूप। फिर फील्ड लाइन ऑफ सर्कुलर लूप में एक और चीज कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे आती है, और अगर लूप के बाहर जाओगे ना, यहाँ लूप के बाहर जैसे यहाँ देखोगे या फिर यहाँ देखोगे, तो इन सब जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल अपोजिट है। अगर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इधर जाने पर, लूप के प्लेन में इधर जाने पर फील्ड लाइन बाहर उल्टी डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ रही है? लूप के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लूप के सेंटर पे जो डायरेक्शन में होती है, लूप के बाहर उल्टी डायरेक्शन में होती है। चलो, क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? आपका कुछ रिप्लाई नहीं आया अभी तक मेरे पास। यस, वेरी गुड। चलो, बच्चे बोल रहे क्लियर है। तो लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ओरिएंटेशन कैसा होता है वो सब अपन ने समझा। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये कुछ क्वेश्चन में मैंने देखा है बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, ये चीज ध्यान नहीं रखते हैं तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। तो लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना थी हमको, फिर सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक सोलोनॉइड क्या होती है? सर्कुलर लूप का ही बस कॉम्बिनेशन होता है। मान लो ये सोलोनॉइड है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड करीब करीब बहुत सारे सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन ही होगा। तो वो कुछ इस तरह से हमको दिखती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस तरह से। सोलोनॉइड के अंदर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस दिखती है, ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन दिखती है सोलोनॉइड के अंदर, लेकिन बाहर जाके फिर ये वीक हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थोड़ा सा इनकी गैप बढ़ा देना आप, बाहर जाके से फील्ड लाइन की गैप बढ़ा देना इस तरह से। एक सोलोनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की बनती है। बेसिकली क्या करा है हमने, सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड को जब साथ में इमेजिन करा, बहुत सारे सर्कुलर लूप एक साथ रख दिए तो बीच में सारी फील्ड लाइन जस्ट एड अप हो गई और बाहर जाएंगे तो फिर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो जो कॉन्सेप्ट हमने सर्कुलर लूप में देखा वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि सोलोनॉइड के बाहर देखेंगे तो फील्ड लाइन उल्टी दिखेगी, अपोजिट दिखेगी, पर बहुत वीक होती है कंपेयर टू मिडिल ऑफ द सोलोनॉइड। बाहर उसकी फील्ड बहुत वीक होती है, उसको जीरो भी मान सकते हो। सोलोनॉइड के जस्ट बाहर देखेंगे, इधर आउटसाइड देखेंगे तो फील्ड इज जीरो, आप मान सकते हो क्योंकि सेंटर के कंपेयर में बहुत कम होती है। चलो, क्या ये फील्ड लाइन क्लियर सोलोनॉइड की? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सोलोनॉइड्स, अपन ने सोलोनॉइड पढ़ा था क्या होता है, उसकी फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं करी थी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, एक प्लेट की मैग्नेटिक फील्ड। प्लेट अगर बहुत बड़ी हो, उसमें करंट पर यूनिट बिट कांस्टेंट हो, याद है इसमें अपन ने कुछ फॉर्मूला भी डिराइव करा था इसकी मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ मैंने के दे दिया था आपको, करंट पर यूनिट बिट। क्या आता है इसका फॉर्मूला? इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती थी? म्यू नॉट के बाय 2। यस रचित, वेरी गुड, है ना। तो इसके सामने जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, वो ऐसे पैरेलल लाइन जैसे दिखेगी आपको। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ऐसे पैरेलल लाइन दिखा देना इस तरह से। अभी 3D डायग्राम होता है अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसका अपन टॉप व्यू देखते हैं। तो अगर इसका टॉप व्यू ऑब्जर्व करेंगे, ये मान लो वो प्लेट थी विच इज ऑफ इनफाइनाइट साइज, इसकी विड्थ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट साइज की प्लेट है एंड द करंट इज कमिंग आउट। बोर्ड से बाहर की तरफ करंट आ रहा है, ये मैं डॉट दिखा रहा हूँ करंट के लिए, के पर यूनिट बिट। तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, यहाँ अगर फील्ड निकालना है
तो उधर फील्ड की डायरेक्शन है पाम के परपेंडिकुलर ऐसे, तो यहाँ फील्ड पैरेलल लाइन दिखा देना इस डायरेक्शन में, और एकदम इस तरफ देखेंगे तो अपोजिट दिखा देंगे। ठीक है, कितनी फील्ड पड़ी थी अपन ने यहाँ पर, म्यू नॉट के बाय 2, म्यू नॉट के बाय 2। एक लॉन्ग प्लेट जो लंबाई में भी बहुत बड़ी है, विड्थ में भी बहुत बड़ी है, उसमें अगर करंट पर यूनिट विड्थ के जा रहा है तो उसकी वजह से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है लाइक दिस, म्यू नॉट के बाय 2। ये बिल्कुल जैसा अपन एक लार्ज सिग्मा चार्ज डेंसिटी की प्लेट की अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। चलो, क्या है समझ में आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। तो हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना था, अपन ने सब देख लिया, ये सब अपन पढ़ चुके थे, बस ये ग्राफ थोड़ा बनाया नहीं था अपन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो नहीं करी थी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, तो स्टार्टिंग का ये पोर्शन हटा देते हैं अपन। नेक्स्ट लिखिए आप एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसा पढ़ा है कि प्लेट्स का कॉम्बिनेशन करके भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं, वैसे यहाँ पर भी ये कॉम्बिनेशन करके मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाती है ना। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, अभी हम आगे पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और देखेंगे बाद में। चलो, हम सब ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा है। गॉस लॉ एक बहुत अच्छा टूल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का कुछ सिमेट्री वाली सिचुएशंस में। बिल्कुल उसके जैसी ही चीज होती है यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ, गॉस लॉ की जैसी ही कुछ चीज है, ठीक है। गॉस लॉ रिलेट्स विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ एक नई चीज से रिलेट होता है। वो पहले क्या है वो समझते हैं, इसका पूरा स्टेटमेंट ही समझते हैं अपन। लिखिए, लिखिए, द लाइन इंटीग्रल, the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field over a closed loop, over a closed loop, the line integral of magnetic field over a closed loop is mu naught times the current, mu naught times the current crossing the, mu naught times the current crossing the area bounded by loop, area bounded by loop, mu naught times the current crossing the area bounded by loop in the positive direction, in the positive direction, in the positive direction। चलो, हम अपन समझने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ एक ऐसी क्वांटिटी से रिलेट हो रहा है जो अपन ने अभी तक नहीं देखी थी, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये क्या बता रहा है पहले तो ये समझते हैं अपन। तो मैंने एक पाथ इमेजिन करा, मैंने जस्ट एक इमेजिन करा है एक पाथ, ये किसी मटेरियल से नहीं बना है, बस एक इमेजिन करा है मैंने एक पाथ, कोई एक मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से घूम के वहीं पर आने वाला एक पाथ मैंने इमेजिन करा है। इस पाथ को हम छोटे छोटे से वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं ना, मैं ऐसा मान सकता हूँ ना, ऐसे छोटे छोटे से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से ऐड करके पाथ बनाए, बताइए। हम ऐसा मान सकते हैं ना, बहुत छोटे छोटे से ऐसे डीएल वेक्टर पे अपन चले हैं, तो पूरा इस पाथ में अपन घूम के एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वहीं पे आ जाएंगे, है ना। चलो, बच्चे बोल रहे हैं यस, ठीक है। अब अगर स्पेस में मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, स्पेस में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो हर पोजीशन पे आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड पता है, हर पोजीशन पे आपको इस पाथ की हर पॉइंट पर
अगर मैग्नेटिक फील्ड पता है तो मैग्नेटिक फील्ड और जो पाथ का छोटा सा वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं हम। मान लो इस लोकेशन पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता थी, ठीक है, तो मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड पता है, यहाँ का छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डीएल वेक्टर, मैं इनका डॉट प्रोडक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर करते हैं, तो वैसे यहाँ पर इस छोटी सी जगह पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट में हर लोकेशन पे कर लो, हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ वहां की लोकल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो और उन्हें ऐड कर दो पूरे लूप के लिए, तो जो चीज आती है उसे कहा जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या कुछ कुछ जगह पे इसे सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी लिखा होता है, पर सर्कुलेशन का थोड़ा अच्छा मीनिंग अपन आगे जाके आप लोग इंजीनियरिंग में जाके सीखेंगे। फिलहाल लूजली बोल सकते हैं सर्कुलेशन भी चल जाएगा, ठीक है, पर इसे स्टैंडर्ड क्या बोलना है आपको, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल रिफर्स टू ये क्वांटिटी। लाइन इंटीग्रल का मतलब एक पाथ पे या एक लाइन के अलोंग हम मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये मतलब होता है। दिस एक्सप्रेशन मींस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रचित पूछ रहा है आगे जाके भी ये सब पढ़ना है, आगे जाके ये सब थोड़े से और इवॉल्व फॉर्म में पढ़ेंगे आप आगे जाके। अगर आप साइंस फिजिक्स पढ़ते हो, आगे जाके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हो, तो थोड़ा बड़े लेवल पे जाके चीजों को पढ़ोगे। अभी तो चीजों को थोड़ा सा फिजिक्स के नजरिए से देखते हो, फिर और बड़े नजरिए से देखोगे, चीजें कुछ यही रहती है, थोड़ा स्केल चेंज हो जाती है हमारी। चलो पहली चीज तो इधर वाला एक्सप्रेशन समझो कि क्या लिखा है मैंने। मैं अभी इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, उधर क्या है वो मैंने बात ही नहीं करी। मैंने ये बात करी कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे पाथ पर हर जगह छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इमेजिन करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है और उसको हर लोकेशन पे ऐसा डॉट प्रोडक्ट करके ऐड कर देना है। तो जो चीज आएगी वो पूरा ये एक्सप्रेशन है। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का मतलब हो गया इस पूरे पाथ पर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का सम कर देना। ये एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आ गया। चलो बच्चे बोल रहे हैं यस, वेरी गुड, है ना। हाँ बिल्कुल सही, जैसे 10th 11th 10th के कंपेयर में अब अपन बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गए अपना फिजिक्स साइंस, वैसे ही धीरे धीरे इंजीनियरिंग में और चीजें पढ़ोगे आप। अब इधर वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो लाइन इंटीग्रल मैंने पूरे क्लोज पाथ पे करा है। क्लोज पाथ का मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट करके पूरा घूम गया। नाउ एक क्लोज पाथ पे अगर लाइन इंटीग्रल हम करें तो ये जो लाइन इंटीग्रल आएगा उस क्लोज पाथ में कुछ एरिया एक्वायर करा होगा। देखो ये पूरा पाथ ने कुछ एरिया बाउंड करा है, isn't it? कुछ एक एरिया है जो इसने बाउंड कर लिया है, दिख रहा है आपको। एक पॉइंट से स्टार्ट करके घूम के वहीं आ जाऊं तो कुछ एरिया होगा ना स्पेस में जो इसने बाउंड कर लिया है ना। अब आपको ये देखना है कि उस स्पेस से कुछ करंट क्रॉस कर रहा है क्या। हो सकता है यहाँ पे कुछ करंट के लिए वायर हो, जैसे मैंने एक वायर यहाँ पे बनाया, देखो ये एक और वायर दिखा देता हूँ ये, ठीक है। इस स्पेस में इस एरिया को क्रॉस करते हुए दो वायर दिखाए। मान लो एक वायर में करंट ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा था I1, एक वायर में करंट नीचे की तरफ जा रहा था I2, ठीक है। तो एम्पेयर्स लॉ क्या बोलता है कि ये जो लाइन इंटीग्रल आएगा ना, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट विच इज क्रॉसिंग द एरिया। ये जो एरिया था, द एरिया बाउंडेड बाय लूप इज दिस, हमारा जो लूप है जिसका हम लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ये एरिया उसको बाउंड कर रहा है। दिस एरिया इज बाउंडेड बाय दैट लूप, दिस इज द एरिया बाउंडेड। जैसे कि हमने गॉस लॉ पढ़ा है, वहां पर हम अगर एक सरफेस एरिया लेते हैं पूरा बंद तो उसके अंदर कुछ वॉल्यूम आ जाता है ना। वैसे यहाँ पर जब हम एक पाथ लेंगे पूरा क्लोज तो उसमें कुछ एरिया आ जाएगा। गॉस लॉ में आपने वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है वो देखा है, यहाँ पे उस एरिया को करंट कितना क्रॉस कर रहा है वो देखना है। तो एक वायर में करंट ऊपर जा रहा है, एक वायर में करंट नीचे आ रहा है, और ये दोनों ही वायर इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, ये दोनों ही वायर इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। कितना करंट क्रॉस कर रहा है वो देखना है, ये वही लिखा है मैंने, आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज का मतलब है कि नेट करंट जो क्रॉस कर रहा है। अब नेट का मतलब क्या होगा, दो करंट अपोजिट डायरेक्शन में, एक यहाँ पे प्लस लेंगे एक नेगेटिव लेंगे। किसे प्लस लेंगे, तो वही राइट हैंड वाला रूल अपना, जो पाथ में घूमने की डायरेक्शन है ना उस डायरेक्शन में थंब घुमाओ, वो फिंगर घुमाओ, तो थंब की डायरेक्शन में जो करंट है दैट विल बी पॉजिटिव। आप एक लूप में घूम रहे हो तो लूप में घूमने की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर रोटेट करो
थंब की डायरेक्शन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब नेट करंट क्या है जो उसको क्रॉस कर रहा है, दैट इज I1 माइनस I2। सो अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ, इस लूप से जो इंटीग्रल आएगा B वेक्टर डॉट dl वेक्टर का, वो होना चाहिए म्यू नॉट टाइम I1 माइनस I2, ये होना चाहिए। अगर एक और वायर होता, सपोज यहाँ पे देखो ये एक और वायर बना दिया, मान लो इसमें भी करंट ऊपर की तरफ जा रहा था I3, तो एम्पीयर सर्किट लॉ के हिसाब से इस इंटीग्रेशन में I3 का कोई रोल नहीं, जो अंदर इस एरिया को क्रॉस करके करंट जा रहे हैं उन्हीं से इंटीग्रल B डॉट dl आएगा, बाहर के करंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। जैसा गॉस लॉ में होता था ना, बाहर के चार्जेस से फ्लक्स नहीं आता था, वैसे यहाँ पर इंटीग्रल B डॉट dl नहीं आएगा बाहर के करंट से। बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, तो बस यही है एम्पीयर सर्किट लॉ, द इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर ओवर द क्लोज्ड पाथ, that is called line integral of magnetic field over the closed path, is mu naught times the net current crossing the area bounded by loop. Net current crossing the area bounded by loop. चलो अच्छे से देखो, क्या सारी चीज क्लियर? चलो वैभव को क्लियर, गोपाल को क्लियर, वेरी गुड। ओके, वेदांत को भी क्लियर, सोहम को भी क्लियर। फिर चलो, काफी बच्चों का मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं। युवान, आपको क्लियर? युवान, युवान का रिप्लाई नहीं आया अभी। चलो, विघ्नेश को भी क्लियर, वेरी गुड। मेरे पास कोई डाउट भी आया है सर, इसका मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव से बात नहीं करी अपन ने, पर वो सर्कुलर लूप फॉर्म कर दी, हमने पढ़ा था, तो नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। इस एरिया में अगर एक पूरा लूप आ जाए तो, असीम पूछ रहा है इस एरिया में अगर पूरा लूप आ जाए तो, कहना क्या चाह रहे हैं असीम? जो हम एक लूप बनाएंगे तो लूप से ही तो एरिया बाउंड होगा, आप कहना क्या चाह रहे? हम अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करके घूम के वहीं आए, एक पॉइंट से स्टार्ट करके घूम के वहीं आए, तभी तो कुछ एरिया बाउंड होगा उससे। आपने बोला है वायर का लूप एरिया को क्रॉस करे, वायर का कोई लूप है जो एरिया को क्रॉस कर रहा है, अच्छा आप ऐसा कहना चाह रहे हो? मतलब कि एक वायर है जो घूम के वापस इससे आ गया, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? यू, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। नेट करंट लेते ना अपन, यहाँ नेट लेते, जीरो हो जाएगा, ठीक है, बस बिल्कुल सही। चलो, तो व्हाट इज एम्पीयर सर्किट लॉ, ये हम समझ गए अच्छे से। एम्पीयर सर्किट लॉ अगेन जैसा गॉस लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वैसी ही चीज है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या होता है हमको ये समझ में आना चाहिए, और एरिया इनक्लोज एरिया से करंट कितना क्रॉस कर रहा है ये समझ में आना चाहिए। अब इसे मैं वेरीफाई करा देता हूँ, मैं इसका प्रूफ तो नहीं बता सकता, इसका वेरिफिकेशन बता सकता हूँ, ठीक है। तो वी विल वेरीफाई दिस, है ना। मेरे पास एक डाउट आया, अगर वायर का लूप प्लेन में हो, बुराउद्दीन बोल रहा है वायर का लूप प्लेन में हो, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो? थैंक यू। तो प्लेन देखो, वायर विल बी थिक, जो वायर होंगे एक्चुअल फिजिकल वायर विल हैव सम स्पीड, और जो हम एरिया है इमेजिन करेंगे दैट इज जस्ट अ प्लेन, उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, उसमें कुछ रीजन नहीं, विड्थ नहीं उसकी। तो कुछ वायर अगर इसके ऊपर है या नीचे है, ऐसे डिफाइन होगा। वायर एग्जैक्टली प्लेन में कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज वायर का कुछ ना डायमेंशन होगी, तो वायर या तो उसके ऊपर होगा या नीचे होगा। वायर इन प्लेन अपन डिफाइन नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमको ये जो प्लेन इमेजिन करना है ना, ये प्लेन एक पतला सा एक प्लेन है, और वायर विल हैव सम थिकनेस, तो वायर विल बी आइदर अप और डाउन और विल बी कटिंग। तो कट कर रहा है तो वो समझ जाएंगे कैसा होगा, और अगर कट नहीं कर रहा है तो या तो पूरा ऊपर होगा या पूरा नीचे होगा। वायर इन द प्लेन ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। यस, दिस प्लेन इज लाइक अ थिन फिल्म, हम इसको इमेजिन करेंगे जस्ट लाइक अ थिन फिल्म, ठीक, ओके।
चलो अब मैंने एक्सप्रेस कैपिटल लॉ क्या होता है बताया है, इसका प्रूफ तो नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, इसका अपन है ना वेरिफिकेशन देखते हैं। तो वेरिफिकेशन, हम इसका वेरिफिकेशन देखेंगे यूजिंग स्ट्रेट वायर। एक दो तरीके से वेरिफिकेशन दिखाऊंगा, पहले हम एक वेरिफिकेशन कर रहे हैं यूजिंग द स्ट्रेट वायर। सपोज मेरे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, दिस इज इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसके आसपास एक पाथ इमेजिन करते हैं, तो इसी को मैं एक्सिस लेके एक सर्कल बना रहा हूँ, दिस इज माय पाथ, जिस पे मैं लाइन इंटीग्रल और मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला हूँ। मैंने एक सर्कल बनाया, अब मेरे वायर को एक्सिस लेके, अब करंट की डायरेक्शन को ऊपर ले लेता हूँ, तो सर्कल में घूमने की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से उंगलियों की डायरेक्शन में ऐसे ले लेते हैं, लाइक दिस। ये हम घूमने की डायरेक्शन ले लेते हैं, ये हमने घूमने की डायरेक्शन इमेजिन करी, ठीक, ओके। अब इस लूप पर इंटीग्रल v डॉट dl निकालते क्या आएगा। तो अगर हमारे पास वायर में करंट आई है, मैं उससे r डिस्टेंस पे जाऊं, तो मुझे पता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वायर, तुम्हें पता है कितनी होती है, वो इस सर्कल की टेंजेंट के अलोंग ही आएगी, और कितनी आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r आती है। सही बात है क्या, देखो ये इस पूरे लूप पे हर जगह चाहे किसी भी लोकेशन पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम होगी और अलोंग द टेंजेंट ही होगी। मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप पर सेम होगी और अलोंग द टेंजेंट ही होगी। तो इस लूप पर हम करते हैं इंटीग्रल v डॉट dl फॉर द लूप इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू बीच के एंगल का कॉस। तो b का मैग्नीट्यूड which is म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r dl, और दोनों के बीच का एंगल है 0, cos 0, ठीक है, cos 0 1 हो गया। इंटीग्रेशन करना है आपको, जो कांस्टेंट से बाहर ले लो, तो पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन dl। इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या है, छोटी सी लेंथ, उसका इंटीग्रेशन क्या देगा आपको 2 पाई r, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, और इंटीग्रेशन dl भी 2 पाई r आ गया। तो देखो म्यू नॉट आई आ गया इंटीग्रेशन, बोलो क्या समझ में आ रहा है। यस है ना, हमने वेरीफाई करा है, मतलब मैंने प्रूफ तो नहीं, इसको प्रूफ नहीं बोलेंगे अपन, हमने एक केस में चेक करा कि क्या ऐसा हो रहा है कि इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इंक्लूड आ रहा है, तो हाँ यहाँ तो हो रहा है। चलो ये चीज क्लियर। कुछ किताबों में इसी को वो प्रूफ बोल देते हैं, दिस इज नॉट अ प्रूफ, प्रूफ जनरल केस होता है हमेशा, ये एक स्पेशल केस लेके करना चीज प्रूफ नहीं कहलाएगी, ठीक है। चलो बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है। एक और केस में इसे वेरीफाई करते हैं अपन, एक और केस में हम इसे वेरीफाई करते हैं, थोड़ा सा हम वो इंटीग्रेशन b डॉट dl करने की प्रैक्टिस भी होगी इससे। तो एक और केस, ये हटा दूं मैं इधर का पोर्शन, तो पूरा नोट हो गया होगा आपका। यस, आप सबको एक सर्कुलर लूप के एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बताया था, सर्कुलर लूप के एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बताया था आपको, दिस इज अवर सर्कुलर लूप, इसके एक्सिस पे आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है ना। अब मैं इस सर्कुलर लूप को के आसपास एक प्लेन इमेजिन कर रहा हूँ, एक पाथ इमेजिन कर रहा हूँ, उस पाथ में प्लेन बन जाएगा, है ना, वो पाथ एक प्लेन को इंक्लोज कर लेगा। तो देखो मेरा पाथ ये है, ये जो सर्कुलर लूप का एक्सिस है ना, ये मेरे पाथ का एक हिस्सा है, तो फिर इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया लाइक दिस। कैन यू इमेजिन अ पाथ लाइक दिस, हम ऐसा पाथ सोच सकते हैं ना, देखो एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का जो एक्सिस है, उस एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन पाथ लिया और फिर उसको ऐसा पूरा बंद कर लिया, तो ये पूरा मेरा क्लोज लूप हो गया, एक क्लोज लूप वाला पाथ हमने इमेजिन करा, है ना। चलो, और ये जो सर्किट डायग्राम 3D जैसा हो गया है, तो जो हमारा एरिया है ना इनक्लोज्ड वो ये है,
जो हमारा पाथ एरिया इंक्लोज कर रहा है वो ये है, और हमारा जो लूप है वो एक पॉइंट पे ऐसे कट कर रहा है, देखो यहाँ पर कट हो रहा है, ये लूप यहाँ पे बाहर आ रहा है और लूप का कुछ हिस्सा पीछे है, पीछे वाला हिस्सा मैं ऐसा डॉटेड दिखा देता हूँ, वो क्योंकि दिखना नहीं चाहिए अच्छे से ना, जो लूप एरिया के पीछे है वो थोड़ी उतना अच्छे से दिखेगा, तो लाइक दिस। ठीक है, हमने इस तरह का पाथ इमेजिन करा। अब दिक्कत क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम इस सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पे लिखना तो जानते हैं, पर मैंने आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड या फिर यहाँ ऐसी जगह बताइए कि आपको मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के सिर्फ एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने तो। हाँ, जैसे गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं वैसे यहाँ पर लूप इमेजिन करना पड़ता है। चलो अब मैंने क्या प्रॉब्लम बोली, प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पर हम इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पे तो लिख सकते हैं, पर मैं इस साइड पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूँ क्या? इसकी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी है क्या अपन ने, बताओ? नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए ट्रिक लगाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ये दोनों साइड्स और ये मैं इस साइड को बड़ा करते जाता हूँ, तो ये दोनों साइड इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। इसको इन्फिनिटी पे इमेजिन कर लेता हूँ, इसको इन्फिनिटी पे इमेजिन कर लेता हूँ, इसको इन्फिनिटी पे इमेजिन कर लेता हूँ। तो मैंने एक इनफाइनाइट रेक्टेंगल मान लिया, उस रेक्टेंगल की एक साइड हमारे लूप के एक्सिस पर है और बाकी तीन साइड इन्फिनिटी पर है। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ रेक्टेंगल? एक साइड हमारे लूप के एक्सिस पर है एंड थ्री साइड्स आर एट इन्फिनिटी, है ना? तो अब अपना काम आसान हो जाएगा, देखो, क्योंकि इन्फिनिटी पर मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो बोल देंगे अपन, इस लूप की वजह से इन्फिनिटी पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो बोल देंगे, ठीक है। तो ऑन दिस साइड, ऑन दिस साइड, ऑन दिस साइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप इज गोइंग टू बी जीरो। ओनली मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ बच सकती है अलोंग द लूप वो उसके एक्सिस पे आ जाएगी बस। यशवर्धन पूछ रहा ऊपर वाली इन्फिनिटी पे कैसे? भैया ये साइड की लेंथ इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट साइज की साइड लेंथ ले ली मैंने, तो ऊपर वाली इन्फिनिटी पे नहीं पूछा सकता फिर मैं, है ना? चलो, अब ये हमने लूप इमेजिन कर लिया। अब इस लूप पे हम निकालते हैं इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इंटीग्रल बी डॉट डीएल, और चेक करते क्या आएगा। मान लो कि हमारा जो सर्कुलर लूप था, करंट की रिंग लूप, उसमें करंट आई था, तो और हम मान लो कि इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे खड़े थे और यहाँ पे मैंने dx का डिस्प्लेसमेंट करा, तो dx ही हमारा वो dl हो जाएगा, इंटीग्रल b डॉट dl का dl ये हो जाएगा। अब इस लोकेशन पे तुम मैग्नेटिक फील्ड जानते हो कितनी होती है सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड b, तो b का मैग्नीट्यूड कितना होता था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई रेडियस कुछ मान लो जी इसकी r, 2 पाई r स्क्वायर i अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको करना है इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, dl का मैग्नीट्यूड देखो ये dx हो जाएगा, इसको इस पूरे वायर के लिए कर लो, बाकी तीन साइड के लिए तो जीरो है, तो इस पूरे वायर के लिए इसे इंटीग्रेट कर लो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी वेरी करेगा एक, तो यही हो जाएगा इंटीग्रल b डॉट dl ओवर द कंप्लीट लूप। पूरे लूप के लिए इंटीग्रेशन शुड बी दिस इंटीग्रेशन, एक्सिस वाला जो इंटीग्रेशन बचेगा, सही बात है क्या? क्योंकि बाकी ये जो लूप की तीन साइड है वो तो इंफिनिटी पे है, वहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो वहां पे इंटीग्रल बी डॉट डीएल ऐसे समझ में आ गया जीरो होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, केवल एक्सिस पे इंटीग्रल बी डॉट डीएल बचा। समझ में आ रही बात? ये मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, इंटीग्रल बी डॉट डीएल ओवर द लूप इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डीएल ओवर द एक्सिस एंड दैट शुड बी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब बी डॉट डीएल लिखो क्या आएगा, इट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई, ऊपर जो था 2 पाई आर स्क्वायर आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dx, और dx और इनके बीच का एंगल देखो क्या था, जीरो, तो cos 0 1 हो गया। नाउ कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन, क्या आ रहा है करो, कैलकुलेट करिए जल्दी से एक्सप्रेशन ये। सॉल्व करो इसे इंटीग्रेशन को, देखो क्या आता है, क्या एम्पियर सर्किट लॉ वेरीफाई हो रहा है क्या, यहाँ पे चेक करो।
एक्स जीरो से इंफिनिटी नहीं, नहीं बेटा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिमिट लेंगे ना। पूरे एक्सिस को कवर करने के लिए हम एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी रखेंगे गोपाल, ठीक है। पूरा एक्सिस कवर कब होगा? जब नेगेटिव इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सब जगह कवर करेंगे अपन। सर इतना इंटीग्रेशन नहीं आता, तो ये इंटीग्रेशन कोई बहुत टफ तो नहीं है वैसे। मैं इसमें हिंट दे देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए यहाँ पर, x इक्वल टू आर टेन थीटा रख दो, तो आसान हो जाएगा तुम्हारा काम। यस, x इक्वल टू आर टेन थीटा रख दो, r इक्वल टू एक्स टेन थीटा मत रखना, x इक्वल टू आर टेन थीटा रखना, तो आसान काम है। करो। बच्चे बोल रहे आ रहा है आंसर, वेरी गुड। बुराउद्दीन का आ गया, यस, गोपाल का भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसको थोड़ा सॉल्व करिए, x इक्वल टू आर टेन थीटा रखो और चेक करो। तो आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा वही आ रहा है, म्यू नॉट टाइम्स आई। यस, थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ, चलो मैं भी सॉल्व कर देता हूँ कुछ यहाँ पर। 2 पाई से नीचे केवल 2 बचेगा, ऊपर आई जो है वो भी बाहर ले लो, आर स्क्वायर को भी बाहर ले लेते। इंटीग्रेशन, अब एक्स को डाल दिया आर टेन थीटा, तो न्यूमरेटर में आर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन से एक्स पर थीटा डी थीटा, एक्स को आर टेन थीटा डालेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, आर स्क्वायर पावर 3/2, नीचे आर क्यूब आया, सेक क्यूब थीटा, ये आर क्यूब से आर क्यूब देखो कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक cos थीटा बचेगा न्यूमरेटर में, ये आ रहा है म्यू नॉट बाय 2 आई cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा, बट थीटा को फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वापस से, तो हमने डाला था x इक्वल टू आर टेन थीटा। अब देखो व्हेन x इज टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, तो थीटा विल टेंड टू माइनस पाई बाय 2, और प्लस इंफिनिटी में प्लस पाई है ना, ये लिमिट जो है वो उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते, तो लिमिट आ जाएगी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। साइन में लिमिट लगाओगे तो 2 आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 फिर माइनस, फिर साइन नेगेटिव पाई बाय 2 तो फिर 2 बचेगा, आंसर म्यू नॉट आई। चलो, तो हमने एक केस में और चेक कर लिया कि एक राउंड लूप पाथ पर इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो आएगा दैट इज म्यू नॉट टाइम द करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय लूप। ये बिल्कुल एम्पियर सेकेंडल लॉ जो है गॉस लॉ जैसी चीज आ गई। अब मैंने इसे 2 जगह वेरीफाई करा दिया है, आप अब सही मान लो इसको, ये हर जगह वैलिड है, ठीक है। चलो, तो एम्पियर सेकेंडल लॉ क्या होता है ये समझ में आ रहा है क्या अब हमको? व्हाट इज एम्पियर सेकेंडल लॉ? यस, वेरी गुड। अच्छा, एक छोटी सी चीज और हमने देखी नहीं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो हम किस डायरेक्शन में लेते हैं। मैंने बोला था आपको कि करंट को पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे 2 डायरेक्शन में लेना है। प्लस कौन सी लेंगे? तो तुम्हारे लूप में जो घूमने की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर घुमाओ, जो थंब की डायरेक्शन है उसमें करंट क्रॉस हो रहा है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, और उल्टा है तो नेगेटिव लेंगे। ये चीज अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप कि राउंड लूप पाथ में घूमने की डायरेक्शन में फिंगर रोटेट करो, राइट हैंड की फिंगर रोटेट करो, थंब की डायरेक्शन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। ये चीज नोट कर लीजिए, ये चीज अच्छे से नोट कर लो। घूमने की डायरेक्शन हम अपने हिसाब से ले सकते हैं ना, हाँ। एक बार फिर से बोल देता हूँ, इन एम्पियर सर्किट द लॉ द करंट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव if it is along the direction of thumb, if right hand fingers are along the direction of rotation in the curve। फिर से रिपीट कर रहा हूं, if right hand finger are along the direction of rotation of the curve, right hand fingers are along the direction of rotation of curve, then the direction of thumb gives you positive direction of current।
if the right hand fingers are along the direction of rotation in the curve, then the direction of thumb gives the positive direction of current. चलो, अब हमने एम्पेयर सर्किट लॉ क्या है ये समझा। गॉस लॉ के हमने 3 एप्लीकेशन देखे थे। इफ यू रिमेंबर कि हमने एक देखा था कि इंटीग्रेशन ई डॉट ds से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, और वो फ्लक्स चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चार्ज इनक्लोज ढूंढ सकते हैं। मान लो किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी तो चार्ज इनक्लोज ढूंढ सकते हैं। चार्ज दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन का फ्लक्स ढूंढ सकते थे, और फिर कुछ सिमेट्रिक केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे। वैसे ही बिल्कुल 3 एप्लीकेशन यहाँ पर भी सेम। एम्पेयर सर्किट लॉ में 3 चीजें हैं, इंटीग्रेशन v vector dot dl vector equal to mu naught time I enclosed है, I enclosed, I e in c enclosed। करंट पता हो तो इंटीग्रल v dot dl पता चल जाएगा। v dot dl पता चल जाए किसी तरीके से तो करंट बता सकते हो। एंड इन सम सिमेट्रिक केसेस हम v निकाल सकते हैं, इन सम सिमेट्रिक केसेस v निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लेट इनफाइनाइट नहीं लेते और कहा फील्ड आता। गगनदीप क्या पूछा आपने? गगनदीप, प्लेट इनफाइनाइट नहीं लेते तो और कहा फील्ड आता, ये क्या पूछना चाह रहे हो आप? प्लेट इनफाइनाइट, मैंने प्लेट इनफाइनाइट कौन सी ली अभी, क्या बोल रहे हो? अच्छा, लूप। मतलब इसमें तो हमको मैग्नेटिक फील्ड पता सिर्फ एक्सिस पे है, तो मैंने इसलिए ये जो लूप था ना वो इनफाइनाइट साइज का ऐसा ले लिया ताकि मैं इंटीग्रेशन कर पाऊं, है ना? नहीं तो निकाल ही नहीं कर पाते, मतलब कर ही नहीं पाते कुछ भी, है ना? चलो अब वापस आ जाओ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ। तो एप्लीकेशन एक एक करके देखते हैं, वो एप्लीकेशन डायरेक्ट एग्जांपल से देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 देखो, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको डायग्राम को। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रल b डॉट dl ओवर द लूप, इंटीग्रल b डॉट dl फॉर लूप 1 एंड 2। लूप 1 और 2 के लिए इंटीग्रल b डॉट dl की वैल्यू क्या आएगी बताओ। लूप 1 एंड 2 के लिए इंटीग्रल b डॉट dl की वैल्यू क्या आएगी बताओ। अंशुल पूछ रहा है इंटीग्रेशन में sin थीटा कैसा है। बेटा यहाँ cos थीटा बचा था ना, देखो यहाँ पे sec स्क्वायर और नीचे sec क्यूब, तो ऊपर एक cos बचेगा, तो cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, यहाँ cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा आ गया था। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, इंटीग्रल b डॉट dl पूछा है, मैंने 2 लूप दिखाया आपको, ढंग से देखो डायग्राम अच्छे से समझो। ये लूप को थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज द लूप 1 एंड दिस इज द लूप 2। You need to find integral b dot dl for the 2 loops। एक निशान का आंसर आ गया, वेरी गुड। लॉजिन भी बोल रहा है डन। वेरी गुड सर। चलो बस देख के समझ में आ रहा है क्वेश्चन की करना क्या है, इसमें कुछ आपको सॉल्व करना नहीं है, देख कर दिख जाएगा आपको। लूप के एरिया से कितना करंट क्रॉस कर रहा है वो आपको समझना पड़ेगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन समझना पड़ेगा। तो राइट हैंड की फिंगर्स फर्स्ट लूप के डायरेक्शन में घुमाओ तो थंब ऊपर आ रहा है,
ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन और देखो तीनों वायर ही इसको क्रॉस कर रहे हैं, फर्स्ट लूप को तीनों ही वायर क्रॉस कर रहे हैं, तो फर्स्ट लूप के इंटीग्रल v डॉट dl जो होना चाहिए वो होना चाहिए v नॉट टाइम the first current is in positive direction, I3 is also in positive direction, but this I2 is in negative direction. तो होना चाहिए I1 plus I3 minus I2. क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ये होना चाहिए लूप 1 का इंटीग्रल v डॉट dl। और फिर सेकंड लूप के लिए करेंगे तो v नॉट टाइम, उसमें देखो दो ही वायर क्रॉस कर रहे हैं, अब इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है नीचे, तो I2 minus I1 होना चाहिए, I2 minus I1 होना चाहिए। बोलो आ रहा है क्या समझ में? सेकंड लूप में करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, तो हम नीचे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो वो आना चाहिए अपने पास I2 minus I1। चलो, तो अगर हमको करंट्स पता हो जो लूप को क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत इजीली अपन इंटीग्रल v डॉट dl बना सकते हैं। बच्चे बोल रहे यस, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरह से। देखो एक वायर है जिसके पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, द टोटल करंट जो बाहर से फ्लो कर रहा है वो I है। एक वायर है जिसके पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, टोटल क्रॉस सेक्शन में जो करंट जा रहा है वो I है। इस वायर की रेडियस कैपिटल R। आपको एक लूप इमेजिन करना है विच इज द रेडियस स्मॉल r, इसका एक्सिस वायर का एक्सिस है, वायर का एक्सिस तो लूप का एक्सिस सेम है, वायर का एक्सिस तो लूप का एक्सिस सेम है। इस लूप से इंटीग्रल v डॉट dl निकालो और ये एरो दिखा रहे हैं घूमने की डायरेक्शन क्या है। फाइंड इंटीग्रल v डॉट dl फॉर दिस लूप। समझो डायग्राम अच्छे से। There is a cylindrical wire of radius capital R which is uniform current distribution in the cross section। पूरे क्रॉस सेक्शन में एक जैसा करंट जा रहा है, I करंट टोटल था जो इसके क्रॉस सेक्शन से जा रहा है। इसके क्रॉस सेक्शन में ही एक स्मॉलर रेडियस का लूप इमेजिन करा है, उससे इंटीग्रल v डॉट dl निकालना है। करो। सर्वेश का जवाब भी आ गया। सर्वेश आपका थोड़ा गलत है बेटा। सिद्धेश ठीक है, आपका सही लग रहा है, गुड। वैभव गुड। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सिंपल ही क्वेश्चन ये भी। तो बच्चों के जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए करंट डेंसिटी बहुत अच्छा टूल है। करंट डेंसिटी ये हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट डेंसिटी होता था करंट पर यूनिट एरिया, तो इसमें जो करंट क्रॉस कर रहा है डिवाइड बाय एरिया, ये हो जाएगा करंट डेंसिटी। और मैंने क्वेश्चन में कह ही दिया था कि करंट क्रॉस सेक्शन में पूरे क्रॉस सेक्शन में एक जैसा है तो करंट डेंसिटी कांस्टेंट होगी, है ना। अब करंट डेंसिटी इनटू कोई भी एरिया कर दो तो उस एरिया का करंट मिल जाएगा। आपको अगर इस एरिया से करंट चाहिए, यहाँ से जो करंट क्रॉस कर रहा होगा उसको निकाल सकते हो, करंट डेंसिटी इनटू ये वाला एरिया by Ampere's second law this integration should be mu naught times the current crossing। उसको मैंने स्मॉल a बोला था, तो स्मॉल a की वैल्यू बस डाल दो यहाँ पे which is j into pi smaller square, और j की वैल्यू डालोगे तो mu naught I smaller square upon capital R square। बोलो आ रहा है समझ में? चलो, तो करंट डेंसिटी भी यहाँ पर एक टूल होता है जिसको हम यूज करते हैं। करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया अपन ने पढ़ा था, पर ये जो एरिया लिया जाता है वो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर लिया जाता है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन। अगेन एक सिलिंड्रिकल वायर है, एक सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, जो होलो है, खोखला है, अंदर से कुछ भी नहीं उसके अंदर, इट इज होलो पाइप, बट इस पाइप की पेरिफेरी पे करंट है।
पाइप की पेरिफेरी पे करंट है, इस पाइप की रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, दो तरह से लूप इमेजिन करो। एक लूप इमेजिन करो जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, और एक लूप इमेजिन करो जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, इन दोनों लूप के लिए इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या आएगा बताओ? फाइंड इंटीग्रल बी डॉट डीएल फॉर द टू लूप, फाइंड इंटीग्रल बी डॉट डीएल फॉर द टू लूप। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। फाइंड इंटीग्रल बी डॉट डीएल फॉर द टू लूप। तो काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। जिनका वो हो जाए उनके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में मैंने क्या करा, ये जो मेरा सॉलिड वायर था ना, उसमें नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी थी। नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी J नॉट R बाय कैपिटल R है, करंट डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इस इसके अंदर वही स्मॉलर रेडियस का लूप मान लिया, उससे इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या है बताओ? तो ये स्मॉलर कैपिटल आर से छोटा है, तो ये क्वेश्चन करो वो हो जाएगा, और इसमें अंदर वाले से तो आंसर 0 हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि करंट ही नहीं क्रॉस कर रहा उसके जैसे पाइप के अंदर करंट ही नहीं होगा, वो होल, और बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा V नॉट का 9। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलो, इसका आंसर क्लियर, इस क्वेश्चन के आंसर सबको क्लियर। फर्स्ट, अंदर वाले लूप के लिए 0, बिकॉज़ पाइप होलो है, होलो के अंदर कोई करंट ही नहीं होगा, तो अंदर वाले लूप से करंट क्रॉसिंग 0। बड़े लूप के लिए पूरा ही करंट क्रॉस करेगा, तो कैपिटल आई लिख देना है ना। चलो, ये हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये देखो करंट डेंसिटी वेरिएबल कर दी मैंने, करो इसको। चलो, बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब आपको करंट इनक्लोज निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। स्मॉल रेडियस में कितना करंट आएगा, ये करंट जो है वो वेरिएबल है, तो उसको इंटीग्रेट करके करोगे, तो यहाँ वो रिंग मान के करना पड़ेगा आपको, है ना। मुझे जिस एरिया में करंट चाहिए वो एरिया है स्मॉलर रेडियस का, तो स्मॉलर रेडियस से भी छोटी रेडियस एक्स के रिंग मानो, और एक्स में छोटा सा चेंज करो dx का, तो इसकी छोटी सी स्ट्रिप बनेगी, इसका एरिया होगा 2 पाई एक्स dx। इसमें जो करंट होगा वो निकालने के लिए यहाँ जो करंट होगा di, वो होगा जो छोटा सा एरिया है 2 पाई एक्स dx इंटू यहाँ की करंट डेंसिटी लिख सकते हो। तो सेंटर से x डिस्टेंस पर करंट डेंसिटी होगी J नॉट एक्स बाय कैपिटल R, J नॉट एक्स बाय कैपिटल R। अब ये छोटा सा करंट इस रिंग में आ गया, इसी रिंग 0 टू स्मॉलर रेडियस में इंटीग्रेट कर लो, तो म्यू नॉट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ दिस छोटा सा करंट फ्रॉम 0 टू स्मॉलर, ये आपका आंसर मिलना चाहिए। बस अब वो इंटीग्रेशन करके लिख दो, इसमें J नॉट बाय कैपिटल R कॉमन, ये 2 पाई भी कॉमन, अंदर आया x dx, और ये x स्क्वायर dx का x क्यूब बाय 3 स्मॉल r क्यूब बाय 3 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया 2 पाई बाय 3, नीचे डिनोमिनेटर में कैपिटल R, म्यू नॉट j स्मॉल r का क्यूब, ये आंसर हो गया। देखो अच्छे से, चलो
सर रिजल्ट आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो अच्छा, आपके टेस्ट का रिजल्ट आ गया, ओके। तो एक्स पे डीएक्स का ये वाला क्वेश्चन आया कि नहीं, एक्स पे डीएक्स की स्ट्रिप लेके। हाँ ठीक है ना, वो टेस्ट वेस्ट का रिजल्ट देखते रहना आराम से, अभी अपन पढ़ाई कर लेते हैं अच्छे से, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर अपन को नाउ। तो अब हम ये समझ गए एक एप्लीकेशन एम्पेयर सर्किट लॉ का। एम्पेयर सर्किट लॉ में हम है ना ये इंटीग्रल बी डॉट एल निकाल सकते हैं अगर मुझे करंट इनक्लोज पता हो, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन जैसा गॉस लॉ का था ना, वैसे ही करा अपन ने। अब एक और एप्लीकेशन, कई बार हमें करंट कई बार हमें मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं और करंट पूछ लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं करंट पूछ लेते हैं। तो इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये वाला पोर्शन, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एप्लीकेशन। लिखो, इन xy plane, in xy plane at a point x comma y, at a point x comma y, magnetic field is given by, at a point x comma y, magnetic field is given by mu naught k yi minus xj, mu naught k yi minus xj. Magnetic field vector is given by mu naught I yi minus xj. Find current in circular loop. Find current through area of radius 1 r meter centered at origin. देखो क्वेश्चन समझो अच्छे से, क्या पूछा है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे दिया है मैंने स्पेस में, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको, और मैंने करंट पूछ लिया। कहाँ से करंट निकालना है, आपको एक एरिया से करंट निकालना है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और जिसका सेंटर ओरिजिन पे, ओरिजिन को सेंटर लेते हुए एक सर्कल मानना है रेडियस आर का, उस सर्कल से कितना करंट क्रॉस कर रहा है आपको वो बताना है। करो, मैग्नेटिक फील्ड दे दी है और करंट पूछ लिया, तो ऐसा भी कर सकते थे, करो। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन में किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है। स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड दे दी है और आपको एक रीजन से मैंने करंट पूछ लिया है।
ओके, सिद्धेश का जवाब कुछ आया है मेरे पास, और सम्यक का भी आया है। सम्यक का ज्यादा अच्छा आंसर है क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन भी दिखाई है। वेरी गुड सम्यक। और जीरो तो नहीं है करंट, करंट इज नॉट जीरो। करंट जीरो कैसे होगा यार? करंट होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड है ना। बहुत बढ़िया, सम्यक और सिद्धेश के आंसर आ गए। गोपाल नहीं बेटा, कुछ गलत लग रहा है मुझको। ठीक है, तो सम्यक इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ी आपको? क्या चीज पता होना चाहिए थी क्वेश्चन करने के लिए? क्या लिखा है? नहीं, समय बोल रहा है आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। हाँ वो ठीक है। उसके अलावा मैंने शायद एक क्वेश्चन कराया आपको, ये जो डायरेक्शन है इसका मीनिंग क्या होता है बताया था आपको, है ना। ये जो डायरेक्शन है वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, ये आपको मैंने कुछ आइडिया दिया था एक क्वेश्चन में। इसको एक दो बार अपन देख चुके हैं, है ना। हाँ, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेक्टर है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेक्टर है। अगर यहाँ लिखा होता है ना एक्स कॉम्पोनेंट देखो यहाँ पॉजिटिव है और वाई कॉम्पोनेंट नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ, वो कुछ ऐसा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना वो कुछ इस एंगल पर है। और ये जो मैंने डायरेक्शन का वेक्टर दिखाया है ना, ये एक्स वाला एक्स कॉमा वाई पॉइंट के टेंजेंट के अलोंग वेक्टर है। दिस वेक्टर इज अलोंग द टेंजेंट। तो आपको ये याद होना चाहिए था, ये टेंजेंट के अलोंग वाला वेक्टर है। ठीक है, किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई पर, किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई पर जो टेंजेंट के अलोंग वेक्टर होता है ना, तो ऊपर की तरफ इधर जो वेक्टर होगा वो आ जाएगा एक्स, वो आ जाएगा वाई आई, सॉरी वाई कॉम्पोनेंट से पॉजिटिव आएगा तो माइनस वाई आई प्लस एक्स जे। इधर वाला जो वेक्टर होगा वो ये होगा, नीचे वाला वेक्टर दे दिया मैंने आपको। तो आपको ये याद होना चाहिए था कि दिस वेक्टर इज अलोंग द टेंजेंट। ये मैंने आपको क्वेश्चन में करवाया है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आ गई है कि वो किस डायरेक्शन में है। तो वो ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग है। इसका मतलब किसी जनरल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वहां सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग है। अब रेडियस आर मीटर के सर्कल में घूमना है। अगर आप रेडियस आर मीटर के सर्कल में घूमोगे तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हर लोकेशन पे टेंजेंट के अलॉन्ग है, लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड हर लोकेशन पे से टेंजेंट के अलॉन्ग है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की है तो करंट अंदर होना चाहिए। तो ये करंट ऐसा होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी। तो करंट इज इनटू द बोर्ड। करंट की डायरेक्शन समझ में आ गई पहली चीज तो। अब करंट निकाले कैसे? इंटीग्रल बी डॉट डीएल से निकाल लो। तो ये लूप में घूमने की डायरेक्शन मान लेते हैं, इंटीग्रल बी डॉट डीएल ओवर द लूप करेंगे। बी की वैल्यू टेंजेंट के अलॉन्ग ही है, डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट में अपन को मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है दोनों का बस। तो म्यू नॉट के बाय आई माइनस एक्स जे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, डॉट डीएल, और डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में ले गया अपन तो डीएल वेक्टर। अच्छा ये मैग्नीट्यूड लिखो, ये वेक्टर क्यों लिखेंगे अपन? तो उसका मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो वाई आई प्लस एक्स जे, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। और सर्कल ऑफ रेडियस आर के लिए दैट विल बी आर स्क्वायर, सर्कल ऑफ रेडियस आर के लिए दैट विल बी आर स्क्वायर इनटू डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीएल, तो दोनों के बीच की डायरेक्शन का एंगल जीरो है। तो ये लिखा बी का मैग्नीट्यूड डीएल का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच की डायरेक्शन का एंगल cos जीरो। क्या ये एक्सप्रेशन समझ में आया? इस एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा, रूट भी आना चाहिए, सॉरी उसका एक रूट भी तो आना चाहिए उसका, तो आर आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, इट विल बी रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। So over the circle of radius r, it should be r. This should be r. बोलो समझ में आ रहा है क्या ये? b का मैग्नीट्यूड dl का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच के एंगल का cos। b का मैग्नीट्यूड r रेडियस के सर्कल पे जाओगे, ये x और y का जो वैल्यू यहाँ पर होगी, सेंटर से डिस्टेंस r होगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सप्रेशन शुड बी r। चलो यहाँ तक की चीज समझ में आ गई हो तो फिर आगे तो कुछ भी नहीं बचा है। ये क्लियर है क्या? यहाँ कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो जल्दी से। बताइए सब।
चलो बच्चे बोल रहे क्लियर है, वेरी गुड। अब अगर ये आपको क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो कांस्टेंट से बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट के आर cos 0 1 हो गया, डीएल का इंटीग्रेशन पूरे लूप के लिए 2 पाई आर हो जाएगा। तो देखो ये क्या आ गया, 2 म्यू नॉट के पाई आर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब इसे कंपेयर करो एम्पेयर सेकेंडरी लॉ से, म्यू नॉट एंड आई इंक्लोज से, तो द आई इंक्लोज इन द सर्कल दैट शुड बी 2k into pi r square, ये आंसर होगा 2k into pi r square, दिस शुड बी द आंसर। चलो वो डायरेक्शन इनटू द बोर्ड वो पहले दिखा दी थी क्रॉस के अपन ने, है ना। अब मैं एक और चीज पूछ रहा हूँ यहाँ पे, क्या इस प्लेन में, इस पूरे प्लेन में करंट डेंसिटी कांस्टेंट है? क्या इस प्लेन में करंट डेंसिटी कांस्टेंट है? क्या इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में करंट डेंसिटी कांस्टेंट है? तो इसका आंसर है यस, वेरी गुड, इसका आंसर है यस, वेरी गुड। बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व दिस करंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर तो होगा, करंट डायरेक्टली एरिया के प्रोपोर्शनल है, तो करंट डेंसिटी कांस्टेंट है। और कितनी करंट डेंसिटी है? करंट डेंसिटी इन द प्लेन वो आ जाएगी करंट बाय एरिया, तो 2k, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो अगर ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन आर की किसी और पावर पे डिपेंडेंट होता, आर की पावर 1 पे होता या आर की पावर 3 पे होता या कोई और हायर पावर ऑफ आर हो जाती, देन करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तब करंट में निकालना, करंट डेंसिटी निकालने का पूछ लेता एज अ फंक्शन ऑफ आर, तो क्या करते आप? मान लो क्वेश्चन में मैंने कुछ बदल दिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड ये जो था ना, इसके साथ मैंने बोल दिया डिवाइड नहीं मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ही बदल दिया। चलो तो अब बताओ करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर निकालो, करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर निकालो, क्वेश्चन ही बदल दिया मैंने। देखो लिखा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने ये टर्म मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर निकालो। करंट डेंसिटी फाइंड करना है अब आपको एज अ फंक्शन ऑफ आर, नाउ इट विल नॉट बी कांस्टेंट, तो कितनी आएगी बताओ? एग्जैक्ट बताओ, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताओ करंट डेंसिटी की। चलो काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले तो करंट निकालो किसी रेडियस आर में, तो उसके लिए तो ये सब करना पड़ेगा। बस ये एक्सप्रेशन में जब हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वजह से यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, तो वो आर क्यूब हो गया, ये आर क्यूब और ये आर की पावर 4 हो गया, तो करंट आर की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है। जब करंट आर की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है ना, तो करंट डेंसिटी इसका मतलब कांस्टेंट ही है। अब कुछ बच्चे इसको सिर्फ पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, इसको सिर्फ पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, उनका साफ साफ गलत है। इसको पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करके आंसर दे रहे हो तो आपका गलत है, ठीक। क्यों? ऐसे नहीं करा जाता है, करंट डेंसिटी को सीधा सीधा जब वेरिएबल होती है तो थोड़ी पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये मुझे स्मॉलर रेडियस में करंट पता चल गया कितना है। अब स्मॉलर रेडियस, इसको स्मॉलर पुट कर दो कैपिटल आर को, तो करंट इन स्मॉलर रेडियस आपको पता चल गया। स्मॉलर रेडियस के सर्कल के अंदर अंदर जो करंट होगा वो इसमें स्मॉलर रख के पता कर लो, तो करंट इन स्मॉलर रेडियस हो जाएगा 2k बाय स्मॉल आर की पावर 4। अब r प्लस डी आर रख दो, रेडियस को r प्लस डी आर रख लो, तो अब r प्लस डी आर में टोटल करंट कितना हो जाएगा? वो होना चाहिए 2k पाई r प्लस डी आर की पावर 4। इनका जो डिफरेंस होगा वो केवल इस रिंग में करंट आएगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो केवल इस रिंग में करंट आएगा, और इस जो रिंग का करंट होना चाहिए, करंट इन द रिंग, वो होना चाहिए वहां जो भी करंट डेंसिटी है इनटू 2 पाई आर डी आर।
इस रिंग का करंट ये होना चाहिए। तो आप इक्वेशन बना सकते हो। क्या इक्वेशन? कि करंट इन द रेडियस r प्लस डी आर, इट शुड बी करंट इन द रेडियस r प्लस करंट डेंसिटी इनटू 2 पाई r dr। ये ऐसी इक्वेशन बनाओ, उससे करंट निकाल लो, करंट डेंसिटी निकाल लो। समझ रहा है? यहाँ से आ जाएगा आपके पास J इक्वल टू करंट इन द रेडियस r प्लस डी आर माइनस करंट इन द रेडियस r अपॉन 2 पाई r dr। ये होगा सही तरीका करंट डेंसिटी फाइंड करने का। कुछ आ रहा है क्या समझ में? इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहूँ अगर मैं, तो हो जाएगा डी आई बाई डी आर अपॉन 2 पाई आर, डी आई बाई डी आर अपॉन 2 पाई। ये देखो एक करंट का चेंज है ना आर के साथ, और ये डिवाइड बाय आर का चेंज है। तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझू कि लिखा क्या है। तो ये लिखा है डी आई अपॉन डी आर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो ये आई का एक्सप्रेशन जो था इसको डिफरेंशिएट करो आर के साथ और नीचे 2 पाई आर से डिवाइड कर दो, तो आपको करंट डेंसिटी मिल जाएगी। करंट डेंसिटी के लिए इसको आर के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आर के पास 4 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 8 के पाए आर क्यूब अपॉन 2 पाई आर लिखोगे तो ये बन रहा है मेरे पास 4 के आर स्क्वायर। दिस शुड बी द करेक्ट करंट डेंसिटी। तो अच्छे से देख लो करंट डेंसिटी कैसे निकाली अपन ने। ओके, तो हमने एम्पेयर सर्किट लॉ के एप्लीकेशन देख रहे हैं। 2 एप्लीकेशन देखी है अभी तक। एक एप्लीकेशन देखा हमने कि भाई करंट वरंट पता हो तो इंटीग्रल v डॉट डी निकालना, फिर बी पता हो तो करंट इनक्लोज निकालना, और उससे करंट डेंसिटी भी निकाल ली अपन ने। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब जैसा गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते थे, वैसे अब यहाँ से अपन मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे। लेकिन गॉस लॉ में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे कि सिमेट्री वाले केसेस की ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो यहाँ भी सिमेट्री वाले केसेस की ही मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट और एप्लीकेशन गॉस लॉ का, एम्पेयर सर्किट लॉ का, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, कुछ सिमेट्रिकल केसेस में हम मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ईशान बोल रहा है वेट, ओके। ये शुरू वाला पोर्शन हटा देते हो जब तक में। प्लीज रिपीट द हेडिंग। तो हेडिंग है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन सम सिमेट्रिकल केसेस। कुछ सिमेट्रिकल केसेस की हम मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ। कुछ सिमेट्रिकल केसेस की हम मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम पहला क्वेश्चन, हॉलो पाइप, इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो पाइप, इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो पाइप। एक लंबे से पाइप की मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना चाह रहे हैं हम, एंड दैट पाइप इज हॉलो, मतलब केवल उसमें सरफेस पे करंट है, अंदर करंट नहीं है, बाहर ऑफ कोर्स करंट नहीं है। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और ये पाइप कैसा है? इनफाइनाइट लॉन्ग है, बहुत लंबा है। तो बहुत लंबा होने से सिमेट्रिक दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पाइप है अगर ये ऐसा है तो इसके आसपास मुझे सब कुछ एक जैसा दिखेगा।
है ना। चलो इसका टॉप व्यू देखते हैं अपन। टॉप व्यू में ये हमारा पाइप है जिसमें करंट जा रहा था। दो केसेस से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम, एक तो पाइप के बाहर, एक पाइप के अंदर। तो केस 1 आउटसाइड। आउटसाइड मतलब कि पाइप से बाहर जाकर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मुझको। अब मेरा जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है। मैं पाइप के बाहर ऐसी जगह पे खड़ा हूं इसकी सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जैसे गॉस लॉ में हम गॉसियन सरफेस मानते थे ना, या एम्पेरियन लूप लेंगे। एक लूप जो क्लोज हो जाए, एक पॉइंट से चालू होकर वहीं आ जाए, इसे बोलते हैं एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप, वहां बोलते थे गॉसियन सरफेस, यहाँ एम्पेरियन लूप नाम है बस, ठीक है। एम्पेरियन लूप इमेजिन करो बस। अब इस एम्पेरियन लूप में एक तो पहले घूमने की डायरेक्शन डिसाइड करो। तो पहले देखो करंट किधर जा रहा है। करंट देखो मैंने किधर दिखाया था, आउट ऑफ द प्लेन दिखाया था। ये इस पाइप के अंदर आउट ऑफ द प्लेन करंट है, यही करंट है। तो राइट हैंड थंब रूल से करंट इधर, तो ये घूमने की डायरेक्शन ले लेते। तो चलो इस घूमने की डायरेक्शन में चलते हैं। अब एक तो सिमेट्री है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे हर लोकेशन पे एक जैसी दिखनी चाहिए, ये मुझे समझ में आ रहा है। अब एक जैसी होगी तो या तो रेडियल होगी या टेंजेंट होगी, या तो रेडियल होगी या टेंजेंट होगी। रेडियल वाली हम हटा देंगे, रेडियल वाली हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हुई तो बी डॉट डीएल तो जीरो आ जाएगा, ये डीएल वेक्टर, और बी वेक्टर अगर इधर हुआ तो बी डॉट डीएल जीरो। तो एम्पेयर सर्किट लॉ में हमें मिलता था इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू बी नॉट टाइम द करंट इनक्लोज। और इस लूप में करंट इनक्लोज तो है, देखो अंदर इसके एरिया से आई करंट क्रॉस कर रहा है। ये टर्म जीरो हो जाए, बट ये टर्म तो जीरो है ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक नॉन जीरो चीज जीरो के बराबर हो जाए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी नहीं हो सकती। अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है तो ये टर्म जीरो हो रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अलोंग द टेंजेंट है। क्या ये चीज समझ में आई ना? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शुड बी अलोंग द टेंजेंट। मैग्नीट्यूड तो सब जगह बराबर होना चाहिए बाय सिमेट्री, डायरेक्शन समझिए कि अलोंग टेंजेंट होना चाहिए। ये चीज समझ में आई? अथर्व बोल रहा है वी कैन आल्सो से दिस। अथर्व नहीं, ये ऐसे टर्म्स अपन यहाँ स्यूडो वेक्टर तो यहाँ कभी बताया नहीं आपको ना 11th लेवल पे, 11 12 लेवल पे, तो ऐसे टर्म अपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे टर्म्स जो हमारे बुक्स में नहीं है ये सब हम यूज नहीं करना चाहिए हमको। इससे क्या होता है, एग्जाम्स में अगर कभी गलती से ऐसा कुछ आपने दिमाग लगा लिया तो गलत हो जाती चीजें, ठीक है। 12th लेवल पे स्टिक करेंगे। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है ये हमने समझी। अच्छा, टेंजेंट में ऊपर और नीचे दोनों पॉसिबल था, तो यही क्यों मानी मैंने, क्योंकि बी डॉट डीएल आता है म्यू नॉट टाइम करंट इनक्लोज। करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, घूमने की डायरेक्शन इधर ली अपन ने, ऐसी ली, करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो बी डॉट डीएल पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई क्या? बताओ सबको। मैंने बी वेक्टर को अलोंग टेंजेंट क्यों लिया है और उसकी डायरेक्शन इस तरफ क्यों ली है? चलो बच्चे बोल रहे क्लियर है, वेरी गुड। बस अब इंटीग्रल बी डॉट डीएल, अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी पूरे लूप पर, हम तो सिमेट्री से समझ ही रहे, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल को लिखेंगे बी डीएल कॉस जीरो, और वो होना चाहिए म्यू नॉट टाइम आई के। इस पूरे एरिया से देखो तो करंट आई क्रॉस हो रहा है, बी पूरे लूप पर कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, इंटीग्रल जीरो हमेशा cos जीरो 1 हो जाएगा, इंटीग्रल डीएल बचेगा, इंटीग्रेशन डीएल विल बी 2 pi r for the loop, this should be mu naught I, so b should be mu naught I upon 2 pi, this is just like the magnetic field of infinite long wire। तो बाहर से देखने पर होलो पाइप बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो। चलो क्या ये बात समझ में आ रही है? बी टेंजेंट कैसे हुआ ये बता देता हूँ, ठीक है। बी टेंजेंट क्यों हुआ,
तो बी की डायरेक्शन देखो सब जगह एक जैसी होनी चाहिए क्योंकि सिमेट्री, तो या तो रेडियल होना चाहिए या टेंजेंट। अब रेडियल में ले लूंगा अगर, तो बी डॉट डीएल तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो आ जाएगा, बट दिस टर्म इज नॉन जीरो, वो तो पॉसिबल ही नहीं, फिर जीरो नॉन जीरो थोड़ी बराबर होंगे, तो बचा फिर बी रेडियल टेंजेंट लेना। ठीक, समझ में आने के बाद तो बाहर वायर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल दी, ये क्लियर। मेरे पास एक हॉलो वायर है, खोखला पाइप जैसा वायर है, उसको इनफाइनाइट साइज का लिया, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसी आ रही है जैसे इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड। अब केस 2 लेते हैं, अंदर चलते हैं, इनसाइड स्मॉल आर को लेस देन कैपिटल आर ले लेंगे आप। केस 2 वायर के अंदर चलो, वायर के अंदर जाएंगे तो सिमेट्री की किसी लॉजिक में कोई फर्क थोड़ी आएगा, वायर के अंदर भी सिमेट्री है, यहाँ पर भी अपन ये बोलेंगे कि बी टेंजेंट में होना चाहिए, हमेशा एक जैसा होना चाहिए, सब पॉइंट पे एक जैसा होना चाहिए बी। अब अपन अंदर के लिए बोलेंगे इंटीग्रल बी डॉट डीएल शुड बी म्यू नॉट टाइम करंट इन बोथ व्हिच इज 0, ये अंदर थोड़ी कोई करंट है, और बी डॉट डीएल को फिर से लिखेंगे बी इंटू डी ए इंटू कॉस 0 सिमेट्री से, फिर बी बाहर ले लेंगे, ये पूरा डीएल का इंटीग्रेशन वो 2 पाई आ जाएगा, बी इंटू 2 पाई इक्वल टू उधर 0 आ रहा है, बी इंटू 2 पाई 0, इसका मतलब बी 0। तो हॉलो पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0। आपको ऐसा नहीं लग रहा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी चीजें चल रही? इलेक्ट्रोस्टैटिक में शेल के अंदर, शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो कुछ कुछ वैसी चीजें चल रही है। ये पाइप के अंदर, पाइप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ना। यस, चलो तो अब हमने हॉलो पाइप की मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, हॉलो के बाद सॉलिड की निकालेंगे। ठीक है, सॉलिड पाइप में उसको अपन हॉलो भी ले लेंगे, मतलब थोड़ा थिक पाइप ले लेंगे, थिक हॉलो पाइप ले लेंगे, थिक हॉलो पाइप के बाद पाइप विद कैविटी ले लेंगे, बहुत सारे केसेस अभी करेंगे अपन, कुछ सोलोनाइड वगैरह जो हम पहले कर चुके हैं उसके केसेस भी यहाँ वापस देखेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, स्फीयर नहीं होता यहाँ पे, स्फीयर नहीं लेंगे, है ना। हाँ, तो अब मेरे पास कुछ बहुत सारी चीजें, फ्रस्टम भी आ जाएगा, फ्रस्टम जैसा हम लेंगे तो नहीं, यहाँ पर कर सकते हैं, कनेक्शन बन रहा है बिल्कुल सही। हाँ, चलो तो अब ये सब चीजें आज जितना हुआ यहाँ रुकते हैं अपन, एम्पेयर सर्किट लॉ के एप्लीकेशन सब नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना और देखेंगे इससे। बीबी 1 एंड 2 आपका होमवर्क है, कल हम पहले तो इसके सारे एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, फिर टाइम बचा तो बीबी 1 2 करेंगे, अदरवाइज वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे बीबी 1 2, है ना। चलो तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा बीबी 1 2 जब तक, और मैं आपको आज ही शायद मैं एक रेस और भेज दूंगा, तो रेस भी स्टार्ट कर लेना। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको।